सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पाते हैं कि पूरे देश में पेट्रोल खत्म हो चुका है। कोई गाड़ी नहीं चल रही, अस्पताल बंद हो रहे हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। क्या होगा तब? आज की कहानी आपको उसी खौफनाक सच के अंदर ले जाएगी। शहर का नाम था रायबरेली। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि यहाँ की खबरें बाहर तक न पहुँचें। यहाँ की सड़कों पर सुबह सुबह हमेशा हलचल रहती थी। स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस के लिए भागते लोग, दूध वालों की साइकिलें और ट्रकों की लंबी कतारें। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, जैसे हमेशा चलती आई थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह जब लोग उठे तो सबसे पहले उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। सड़कें खाली थीं, न कोई बस, न ऑटो, न बाइक की आवाज। यहाँ तक कि दूध वाला भी नहीं आया था। लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। कुछ ने सोचा शायद कोई हड़ताल है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। टीवी चैनलों पर एक ही खबर बार बार चल रही थी, दो बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध इतना गंभीर था कि दुनिया भर के तेल आपूर्ति पर असर पड़ गया था। भारत में तेल का आयात पूरी तरह से बंद हो गया था। रायबरेली के एक मोहल्ले में रहने वाला रोहन उस वक्त अपनी छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। नीचे से उसकी माँ की आवाज आई, रोहन, जरा नीचे आओ, टीवी देखो क्या खबर आ रही है। रोहन जल्दी से नीचे आया। टीवी पर एंकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है। सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। सभी नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गई है। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसे अंदाजा था कि ये स्थिति आसान नहीं होने वाली। उसी समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पड़ोसी विनोद खड़ा था, चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रोहन भाई, आपने देखा, गाड़ियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। रोहन ने सिर हिलाया, हाँ देखा, लेकिन ये तो बस शुरुआत लग रही है। विनोद ने घबराते हुए कहा, मेरे पिताजी अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आज दवाई ले आना। लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? ये सवाल सिर्फ विनोद का नहीं था, बल्कि पूरे शहर का था। कुछ ही घंटों में हालात और खराब हो गए। सड़कों पर गाड़ियों का चलना पूरी तरह बंद हो गया। जिनके पास पेट्रोल बचा था, वो भी डर के मारे उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ऑटो, बस, टैक्सी सब गायब हो गए। लोग पैदल चलने लगे, लेकिन हर कोई अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था। रोहन ने अपने दोस्त संजय को फोन किया, लेकिन नेटवर्क भी कमजोर पड़ चुका था। हेलो, सुन पा रहे हो? रोहन ने कहा, हाँ, मुश्किल से। यहाँ भी वही हाल है, ऑफिस बंद, लोग घरों में कैद। संजय की आवाज टूट रही थी। अब क्या होगा? रोहन ने पूछा। पता नहीं, लेकिन लगता है ये जल्दी खत्म नहीं होगा। फोन कट गया। रायबरेली के सरकारी अस्पताल में हालत और भी खराब थी। डॉक्टर राजीव पूरे दिन मरीजों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी दवाइयों की कमी और मरीजों को अस्पताल तक लाने का साधन। एक आदमी अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल लाया। बच्चा तेज बुखार में तप रहा था। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, आदमी रोते हुए बोला। डॉक्टर राजीव ने बच्चे को देखा, फिर धीरे से कहा, अगर ये समय पर आ जाता तो शायद हम कुछ कर पाते। आदमी वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। पूरे शहर में ऐसे कई लोग थे जो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे। कोई बुजुर्ग घर में पड़ा था, कोई दवाई के बिना तड़प रहा था। रोहन का छोटा भाई करण भी बीमार था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, रोहन की मां ने कहा। लेकिन कैसे? रोहन ने जवाब दिया। घर में सन्नाटा छा गया। तभी रोहन को एक पुरानी साइकिल याद आई, जो सालों से स्टोर रूम में पड़ी थी। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। टायर आधे पिचके हुए थे, लेकिन काम चल सकता था। मैं इसे अस्पताल ले जाता हूँ, रोहन ने कहा।
उसकी माँ ने डरते हुए कहा, इतनी दूर कैसे ले जाओगे? रोहन ने बस इतना कहा, कोशिश तो करनी ही होगी। वो करण को साइकिल पर बैठाकर निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं, कहीं कहीं लोग पैदल चलते दिख रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ बस खामोश खड़े थे। रायबरेली अब वैसा शहर नहीं रहा था। रास्ते में रोहन ने देखा एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था जो लगातार रो रहा था। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। औरत ने धीरे से कहा, 2 दिन से खाना नहीं मिला, बेटा कहीं बाहर गया था, वापस नहीं आया। रोहन कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने बस अपनी जेब से बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और औरत को दे दिया। भगवान तुम्हारा भला करे, औरत ने कांपती आवाज में कहा। रोहन आगे बढ़ गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसे पसीना आ गया था। करण की हालत और बिगड़ रही थी। अस्पताल के बाहर लंबी लाइन थी। लोग अपने मरीजों को लेकर खड़े थे। कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, सिर्फ इंतजार। रोहन लाइन में खड़ा हो गया। घंटों बीत गए, शाम हो गई। अचानक अस्पताल के अंदर से एक डॉक्टर बाहर आया और जोर से बोला, दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, हम और मरीज नहीं ले सकते। भीड़ में हड़कंप मच गया। तो हम क्या करें? किसी ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। रोहन ने करण को देखा, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उस पल रोहन को पहली बार महसूस हुआ, ये सिर्फ एक संकट नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। रायबरेली में रात उतर आई, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। हर घर में डर था, हर दिल में सवाल, और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, अगर ये हाल ऐसे ही रहा तो कल क्या होगा? रायबरेली की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज तो हर दिन की तरह ही उगा था, लेकिन शहर में कोई हलचल नहीं थी। सड़कें खाली थीं और हवा में एक अजीब सी भारीपन था। रात भर लोग जागते रहे थे और सुबह होते ही हर किसी की नज़र दरवाजे और खिड़कियों पर टिक गई थी, जैसे बाहर कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। रोहन अस्पताल के बाहर ही बैठा था। पूरी रात उसने वहीं काटी थी। करण उसकी गोद में पड़ा था, उसकी सांसें कभी तेज होती तो कभी धीमी। आसपास बैठे लोग भी उसी तरह अपने अपने मरीजों के साथ इंतजार कर रहे थे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, बस सब अपनी अपनी चिंता में डूबे थे। सुबह होते ही अस्पताल के गेट के पास हलचल हुई। कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। अंदर जाने दो, हमारे मरीज मर जाएंगे, भीड़ में से आवाज आई। डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, अंदर जाने से कुछ नहीं होगा, गार्ड ने जवाब दिया। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। रोहन ने आसपास देखा, कुछ लोग अपने मरीजों को वापस ले जा रहे थे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग जमीन पर बैठे बैठे ही अपने लोगों को खो चुके थे। रोहन ने तय किया कि अब यहाँ रुकना बेकार है। वो करण को उठाकर बाहर आया और साइकिल तक पहुँचा। साइकिल वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसे चलाना पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसने करण को पीछे बैठाया और धीरे धीरे पैदल मारना शुरू किया। शहर के रास्ते बदल चुके थे। जहां पहले ट्रैफिक होता था, वहां अब लोग पैदल चल रहे थे। कुछ लोग साइकिल पर थे, कुछ बैलगाड़ी का सहारा ले रहे थे। जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे अपने मरीजों को कंधे पर उठाकर चल रहे थे। रोहन ने सोचा कि शायद किसी प्राइवेट क्लिनिक में मदद मिल जाए। वह शहर के दूसरे हिस्से की ओर मुड़ गया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप दिखा। वहां लोगों की भीड़ थी, लेकिन पंप बंद था। लोग खाली बोतलें लेकर खड़े थे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा था, सरकार झूठ बोल रही है, कहीं न कहीं तेल छुपाया गया है। दूसरा आदमी बोला, अगर होता तो अब तक निकल चुका होता, ये सब खत्म हो चुका है। भीड़ में बहस बढ़ती जा रही थी। रोहन वहां नहीं रुका, वह आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद वह एक छोटे से क्लिनिक के बाहर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कुछ लोग बैठे थे। रोहन ने साइकिल रोकी और करण को उठाकर अंदर गया। डॉक्टर विजय वहां मौजूद थे।
वे थके हुए लग रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को देख लीजिए, रोहन ने कहा। डॉक्टर ने करण को देखा, उसकी नब्ज चेक की, फिर कुछ पल चुप रहे। ऑक्सीजन की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। तो लगाए न, रोहन ने जल्दी से कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। रोहन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। कोई और रास्ता? उसने पूछा। अगर आप इसे लखनऊ ले जा सके तो शायद, डॉक्टर ने कहा, लेकिन बात पूरी नहीं की। रोहन समझ गया लखनऊ जाना अब मुमकिन नहीं था। वह चुपचाप करण को लेकर बाहर आ गया। सड़क पर चलते हुए उसने देखा कि कई दुकानें खुलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सामान नहीं था। किराने की दुकानों पर भीड़ लगी थी। एक दुकान के बाहर लोग चिल्ला रहे थे, चावल दे दो, कुछ भी दे दो। दुकानदार बार बार कह रहा था, सामान खत्म हो गया है, कल से कुछ नहीं आया। एक आदमी ने गुस्से में दुकान का शटर पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां झगड़ा शुरू हो गया। रोहन ने साइकिल घुमाई और दूसरी गली में निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। रोहन की मां दरवाजे पर ही खड़ी थीं। उन्होंने जैसे ही करण को देखा, तुरंत अंदर ले गईं। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रोहन ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मिला। घर में सन्नाटा छा गया। पानी की टंकी आधी खाली हो चुकी थी। बिजली भी बार बार जा रही थी। फोन नेटवर्क लगभग खत्म था। शाम तक हालत और खराब हो गई। मोहल्ले में कुछ लोग इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर चिंता थी। विनोद भी वहां आया। मेरे पिताजी, उसने कहना शुरू किया, लेकिन रुक गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब समझ गए थे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या करेंगे? किसी ने पूछा। जो है उसे बांटना होगा, खाना, पानी, जो भी है। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोग चुप रहे। रात होते होते मोहल्ले में छोटे छोटे समूह बन गए। हर कोई अपने अपने घर का हिसाब लगाने लगा, कितना राशन है, कितना पानी है। रोहन के घर में सिर्फ 3 दिन का खाना बचा था। करण की हालत और बिगड़ रही थी। रात को अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे। हवा भारी थी। रोहन छत पर गया। ऊपर आसमान में तारे वैसे ही थे जैसे हमेशा होते थे, लेकिन नीचे की दुनिया बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। और अब कोई भी मदद आने वाली नहीं थी। रायबरेली धीरे धीरे एक ऐसे शहर में बदल रहा था जहां हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। रायबरेली में तीसरे दिन की सुबह बिना किसी आवाज के शुरू हुई। न मस्जिदों से अजान की आवाज आई, न मंदिरों की घंटियां बजीं। लोग जाग तो गए थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। हर घर के अंदर हलचल थी, लेकिन बाहर सब कुछ स्थिर था। रोहन ने रात भर सोया नहीं था। वह बार बार करण की सांसें देखता रहा। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया। उसने घर के कोने में रखा पुराना बैग निकाला और उसमें कुछ जरूरी सामान रखना शुरू किया। पानी की बोतल, थोड़े से चावल, कुछ बिस्कुट और एक कपड़ा। उसकी माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो? रोहन ने जवाब दिया, यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा। हमें कहीं और जाना होगा जहाँ मदद मिल सके। कहाँ जाओगे? माँ ने पूछा। जहाँ लोग जा रहे हैं, शहर से बाहर, रोहन ने कहा। मोहल्ले में भी यही चर्चा चल रही थी। कुछ लोग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जिनके पास साइकिल थी, वे उसे ठीक कर रहे थे। जिनके पास बैलगाड़ी थी, वे उसमें सामान भर रहे थे। कुछ लोग पैदल जाने का सोच रहे थे। विनोद रोहन के घर आया। मैं भी जा रहा हूँ, उसने कहा। कहाँ? रोहन ने पूछा। हाईवे की तरफ, सुना है वहां से कुछ ट्रक निकल रहे हैं जो लोगों को गांवों की तरफ ले जा रहे हैं। रोहन ने सिर हिलाया। हम भी वहीं चलेंगे, उसने कहा। करीब 1 घंटे में रोहन, उसकी माँ, करण और विनोद तैयार हो गए। करण को साइकिल के पीछे कपड़े से बांध दिया गया ताकि वह गिर न जाए। बाकी सामान एक छोटे बैग में रखा गया। मोहल्ले के कई लोग एक साथ निकल पड़े।
सड़क पर अब भी गाड़ियां नहीं थीं, सिर्फ लोग थे चलते हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। कुछ दूर जाने के बाद एक चौराहा आया। वहां पुलिस खड़ी थी। आगे मत जाओ, एक पुलिस वाले ने चिल्लाकर कहा। क्यों? किसी ने पूछा। आदेश है, कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। तो हम यहाँ मरें, एक आदमी ने कहा। पुलिस वाले के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग वहीं रुक गए, लेकिन कुछ लोग दूसरी गलियों से निकलने लगे। रोहन ने भी साइकिल घुमाई और एक संकरी गली में घुस गया। गली के रास्ते से निकलकर वे शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच गए। यहाँ हालात और अलग थे। कुछ लोग पहले से ही यहाँ डेरा डालकर बैठे थे। छोटे छोटे टेंट जैसे बनाए गए थे। लोग आग जलाकर खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। रोहन ने एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? आदमी ने कहा, आगे जाने नहीं दे रहे, इसलिए लोग यहीं रुक गए हैं। खाना? रोहन ने पूछा। जो साथ लाए थे वही चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। रोहन ने चारों तरफ देखा। ये जगह किसी अस्थायी कैंप जैसी लग रही थी, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे। रोहन ने सोचा कि यहाँ रुकना सही नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। उसने विनोद से कहा। कैसे? विनोद ने पूछा। किसी भी तरह। वे कैंप को पार करके आगे बढ़ गए। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद सड़क पूरी तरह खाली हो गई। कोई पुलिस नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ कुछ लोग दूर दूर चलते दिख रहे थे। अचानक सामने से एक ट्रक आता दिखा। लोग दौड़कर उसकी तरफ बढ़े। रुक जाओ, कोई चिल्लाया। ट्रक धीरे धीरे रुका। ड्राइवर ने खिड़की से झांककर कहा, कहाँ जाना है? कहीं भी, बस यहाँ से बाहर ले चलो, लोगों ने कहा। ड्राइवर ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, जगह कम है, जो चढ़ सकते हैं जल्दी चढ़ो। भीड़ ट्रक की ओर दौड़ पड़ी। धक्का मुक्की शुरू हो गई। रोहन ने साइकिल संभाली और करण को पकड़े रखा। पहले बच्चे को चढ़ाओ, किसी ने कहा। रोहन ने मौका देखकर करण को ट्रक में बैठा दिया, फिर खुद चढ़ गया। उसकी माँ और विनोद भी किसी तरह अंदर आ गए। ट्रक में पहले से ही कई लोग बैठे थे, सब एक दूसरे से सटे हुए थे। ट्रक चल पड़ा। सड़क पर सन्नाटा था। कभी कभी कोई बंद पड़ी गाड़ी दिख जाती थी। कुछ जगहों पर लोग सड़क किनारे बैठे थे। करीब 1 घंटे बाद ट्रक एक ढाबे के पास रुका। ड्राइवर ने कहा, आगे नहीं जा सकता, यहाँ से खुद जाना होगा। लोग उतरने लगे। रोहन ने चारों तरफ देखा। ढाबा बंद था, आसपास कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। अब विनोद ने पूछा, चलते हैं? रोहन ने कहा। सब फिर से पैदल चलने लगे। धूप तेज हो चुकी थी। पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ लोग रास्ते में बैठ गए, कुछ लोग आगे बढ़ते रहे। करीब 3 घंटे बाद एक छोटा सा गांव दिखा। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही शहर से आए लोग गांव में घुसने लगे, गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। अंदर मत आओ, एक आदमी ने कहा। क्यों? रोहन ने पूछा। हमें भी डर है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, अगर तुम लोग अंदर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। शहर से आए लोग रुक गए। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर गांव का एक बुजुर्ग आगे आया। जो बहुत जरूरतमंद हैं, उन्हें थोड़ा पानी दे सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। लोग लाइन में खड़े हो गए। रोहन ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। उसे एक छोटी बोतल पानी मिली। वह वापस अपने परिवार के पास आया। करण की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। सूरज ढलने लगा था। रोहन ने चारों तरफ देखा, न कोई अस्पताल, न कोई डॉक्टर, सिर्फ लोग जो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। रात होने लगी। लोग सड़क किनारे ही बैठ गए। कोई खाना नहीं बना रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ इंतजार। रायबरेली अब पीछे छूट चुका था, लेकिन आगे क्या है ये किसी को नहीं पता था, और अब वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं था। सुबह होने से पहले ही सड़क किनारे रुके लोगों में हलचल शुरू हो गई। रात किसी तरह कट गई थी। कई लोग बिना सोए बैठे रहे थे। कुछ लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि आगे बढ़ सकें। जैसे ही हल्की रोशनी फैलनी शुरू हुई,
लोग अपने अपने सामान को समेटने लगे। रोहन ने जमीन पर बिछे कपड़े को उठाया और करण को देखा। उसकी हालत रात जैसी ही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप था। रोहन ने उसे साइकिल के पीछे फिर से बांधा और बैग को कंधे पर डाल लिया। विनोद पास खड़ा था। आगे किस तरफ चलना है? उसने पूछा। रोहन ने सड़क की तरफ देखा, जहां कुछ लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे। जहां ये लोग जा रहे हैं, वहीं चलते हैं, उसने कहा। लोगों का एक छोटा समूह बन गया और सब धीरे धीरे एक ही दिशा में चलने लगे। सड़क अब कच्ची होने लगी थी। कहीं कहीं गड्ढे थे, कहीं धूल उड़ रही थी। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक छोटा सा बाजार दिखाई दिया। कुछ दुकानें आधी खुली थीं। दुकानदार बाहर खड़े थे, लेकिन उनके पास सामान बहुत कम था। जैसे ही लोग बाजार में पहुंचे, भीड़ दुकानों की तरफ बढ़ गई। आटा है? किसी ने पूछा। खत्म हो गया, दुकानदार ने जवाब दिया। चावल? दूसरे ने पूछा। नहीं है, कुछ भी दे दो, भीड़ से आवाज आई। एक दुकानदार ने कहा, जो था कल ही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। भीड़ में कुछ लोग गुस्से में आ गए। एक आदमी ने दुकान के अंदर घुसने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे धक्का देकर बाहर किया। कुछ ही सेकंड में वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। रोहन ने साइकिल को एक तरफ खड़ा किया और भीड़ से दूर रहा। उसने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके सामने कुछ सूखे रोटियों का छोटा सा ढेर था। रोहन उसके पास गया। ये कितने के हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने कहा, पैसे नहीं चाहिए, बदले में कुछ चाहिए। क्या? रोहन ने पूछा। पानी, बूढ़े ने कहा। रोहन ने अपने बैग से बोतल निकाली। उसमें थोड़ा सा ही पानी बचा था। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोतल बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने बोतल लेकर रोटियां उसकी तरफ बढ़ा दी। रोहन ने रोटियां ली और वापस अपने परिवार के पास गया। बस इतना ही मिला, उसने कहा। चारों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी रोटी खाई। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर तक धूप बहुत तेज हो चुकी थी। सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। कई लोग बीच रास्ते में ही बैठ गए। रोहन ने देखा कि आगे एक पेड़ के नीचे कुछ लोग रुके हुए हैं। वह भी वहीं रुक गया। पेड़ के नीचे थोड़ी छाया थी। लोग वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। तभी एक आदमी वहां आया, जिसके पास एक पुरानी साइकिल थी और पीछे एक डिब्बा बंधा हुआ था। दवाई है, किसी को चाहिए? उसने आवाज लगाई। लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। क्या दवाई है? किसी ने पूछा। बुखार की, दर्द की, जो चाहिए, उसने कहा। कितने की? रोहन ने पूछा। पैसे नहीं, खाने के बदले, आदमी ने जवाब दिया। रोहन के पास अब कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। कुछ लोगों ने अपने पास बचा हुआ खाना देकर दवाई ली। आदमी धीरे धीरे सबको दवाई देकर आगे बढ़ गया। रोहन उसे जाता हुआ देखता रहा। कुछ देर बाद फिर से चलना शुरू हुआ। शाम होने से पहले वे एक बड़े रास्ते पर पहुंचे। यहाँ पहले हाईवे रहा होगा, लेकिन अब वहाँ सन्नाटा था। कुछ जगहों पर ट्रक खड़े थे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। एक ट्रक के पास कुछ लोग जमा थे। रोहन वहां गया। क्या हुआ? उसने पूछा। एक आदमी ने कहा, इसमें खाने का सामान था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। किसने लिया? रोहन ने पूछा। जो पहले पहुंचे उन्होंने सब निकाल लिया। रोहन ने ट्रक के अंदर झांका। वह पूरी तरह खाली था। सूरज ढलने लगा था। लोग फिर से रुकने की जगह ढूंढने लगे। सड़क के किनारे एक खाली मैदान था। कुछ लोग वहां बैठ गए। रोहन ने भी वहीं रुकने का फैसला किया। रात के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई आग नहीं, कोई खाना नहीं, सिर्फ अंधेरा। कुछ देर बाद दूर से कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। रोहन ने ध्यान से सुना। कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। ये हमारा है, एक आवाज आई। हमने पहले देखा, दूसरी आवाज आई। थोड़ी देर में आवाजें और तेज हो गईं। फिर अचानक सब शांत हो गया। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोहन अपनी जगह बैठा रहा। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। करण अब बिल्कुल शांत था। रोहन ने उसे छुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बैठा रहा। आसपास बैठे लोग भी चुप थे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। आसमान में तारे थे।
जमीन पर लोग थे और उनके बीच सिर्फ दूरी थी। सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हर दिन पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। और अब ये सफर सिर्फ एक जगह पहुंचने का नहीं रहा था, ये सिर्फ चलते रहने का सफर बन चुका था। सुबह होते ही मैदान में रुके लोग धीरे धीरे उठने लगे। रात में जो जहां बैठा था वहीं पड़ा रहा था। कोई एक दूसरे को जगाने नहीं आया। हर कोई अपने अपने लोगों को देखकर ही उठा। रोहन ने सबसे पहले करण को देखा। वो उसी तरह पड़ा था। उसने उसे उठाकर साइकिल के सहारे बैठाया और कपड़े से कसकर बांध दिया ताकि गिर न जाए। उसकी माँ चुपचाप खड़ी थी। विनोद ने बैग उठाया। चलते हैं, रोहन ने कहा। कोई योजना नहीं थी, कोई निश्चित रास्ता नहीं था, बस आगे बढ़ना था। मैदान से निकलते ही वे फिर सड़क पर आ गए। कुछ लोग पहले ही निकल चुके थे, कुछ पीछे रह गए थे। रास्ते में अब पहले से ज्यादा लोग दिख रहे थे। कई छोटे समूह एक साथ चल रहे थे। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे एक बंद पेट्रोल पंप दिखा। उसके बाहर कुछ लोग खड़े थे। गेट बंद था, लेकिन अंदर कुछ हरकत दिख रही थी। शायद अंदर कुछ बचा हो, किसी ने कहा। भीड़ गेट के पास पहुंच गई। खोलो, लोग चिल्लाने लगे। अंदर से एक आदमी बाहर आया। कुछ नहीं है यहाँ, सब खत्म हो चुका है, उसने कहा। झूठ बोल रहे हो, भीड़ में से आवाज आई। कुछ लोगों ने गेट को धक्का देना शुरू कर दिया। रोहन ने साइकिल दूर खड़ी कर दी और किनारे खड़ा हो गया। कुछ ही देर में गेट टूट गया और लोग अंदर घुस गए। अंदर टैंक खाली थे, ऑफिस का सामान बिखर गया। कुछ लोग कैश काउंटर तोड़ने लगे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। रोहन ने बिना रुके आगे बढ़ना सही समझा। करीब 1 किलोमीटर आगे एक छोटी सी बस्ती मिली। यहाँ कुछ घरों के बाहर लोग बैठे थे। शहर से आए लोग वहां रुक गए। पानी मिलेगा, किसी ने पूछा। एक आदमी ने हाथ से इशारा किया। लाइन लगाओ। लोग लाइन में खड़े हो गए। एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा पानी दिया जा रहा था। रोहन भी लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसे एक छोटी बोतल दी गई। बस इतना ही है, देने वाले ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया और वापस आ गया। विनोद ने पूछा, खाना मिलेगा? रोहन ने आसपास देखा। कुछ घरों के बाहर लोग रोटियां बांट रहे थे, लेकिन वहां भी लंबी लाइन थी। कोशिश करते हैं, उसने कहा। वे दूसरी लाइन में लग गए। करीब 1 घंटे बाद उनकी बारी आई। उन्हें 2 सूखी रोटियां मिली। 4 लोगों ने बांटकर खा लिया। कुछ देर बैठने के बाद वे फिर आगे बढ़े। बस्ती के बाद सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग दाएं जा रहे थे, कुछ बाएं। रोहन ने एक आदमी से पूछा, किधर जाना ठीक रहेगा? आदमी ने कहा, दाएं तरफ बड़ा गांव है, वहां शायद ज्यादा मिलेगा। रोहन ने वही रास्ता चुना। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे उस गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर ही लोगों की भीड़ थी। अंदर जाने के लिए एक अस्थायी बैरिकेड लगाया गया था। कुछ लोग वहां खड़े थे और अंदर आने वालों को रोक रहे थे। अंदर मत जाओ, जगह नहीं है, एक आदमी ने कहा। हमें सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए, रोहन ने कहा। सबको चाहिए, उसने जवाब दिया। भीड़ में कुछ लोग बहस करने लगे। तभी गांव का एक और आदमी आया। जो काम कर सकते हैं वही अंदर आएंगे, उसने कहा। कौन सा काम? किसी ने पूछा। खेत में मदद, सामान उठाना, जो भी होगा। रोहन ने तुरंत कहा, हम करेंगे। उसे और विनोद को अंदर जाने दिया गया। रोहन की माँ और करण को बाहर ही रुकना पड़ा। गांव के अंदर कुछ घरों के पास काम चल रहा था। कुछ लोग अनाज के बोरे उठा रहे थे, कुछ पानी भर रहे थे। रोहन और विनोद को भी बोरे उठाने को कहा गया। करीब 2 घंटे तक उन्होंने काम किया। फिर उन्हें खाने के लिए बुलाया गया। उन्हें एक थाली में चावल और थोड़ा सा दाल दिया गया। रोहन ने जल्दी जल्दी खाया और कुछ हिस्सा अपने कपड़े में बांध लिया। ये बाहर ले जाने के लिए नहीं है, एक आदमी ने कहा। रोहन रुक गया। उसने जो खाया था वही उसका हिस्सा था। काम खत्म होने के बाद उन्हें बाहर भेज दिया गया। रोहन बाहर आया और अपनी माँ को देखा। करण उसी तरह पड़ा था। कुछ मिला? माँ ने पूछा। बस खाना खाया, रोहन ने कहा।
वे फिर से चलने लगे। अब रास्ता और मुश्किल हो गया था। कुछ लोग रास्ते में गिरकर बैठे थे, कुछ लोग वापस लौटने की बात कर रहे थे, लेकिन लौटने का कोई मतलब नहीं था। शाम होने से पहले उन्हें एक और समूह मिला। ये लोग अलग तरह से चल रहे थे। उनके पास कुछ साइकिलें थीं, कुछ के पास डंडे थे। उनमें से एक ने रोहन को रोका। कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। आगे, रोहन ने कहा। कुछ है तुम्हारे पास? उसने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। नहीं। आदमी ने उन्हें कुछ देर देखा, फिर जाने दिया। रोहन समझ गया कि अब रास्ते में खतरा बढ़ गया है। रात होने लगी। इस बार उन्होंने सड़क के किनारे नहीं, बल्कि थोड़ा अंदर जाकर रुकने का फैसला किया। एक खाली जगह पर वे बैठ गए। कोई खाना नहीं था, पानी भी बहुत कम बचा था। आसपास और भी लोग बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। रोहन ने करण को देखा। वो अब बिल्कुल स्थिर था। रोहन ने उसे ठीक से साइकिल के सहारे टिकाया और खुद जमीन पर बैठ गया। विनोद पास ही लेट गया। रोहन की माँ चुपचाप बैठी रहीं। रात बढ़ती गई। कुछ लोग धीरे धीरे उठकर कहीं और चले गए, कुछ वहीं पड़े रहे। कोई गिनती नहीं कर रहा था कि कितने लोग हैं। अब कोई नाम नहीं पूछ रहा था। सब सिर्फ एक चीज में लगे थे, चलते रहना, और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। सुबह होते ही रोहन ने सबसे पहले आसपास देखा। रात में जो लोग पास बैठे थे, उनमें से कई वहां नहीं थे। कुछ लोग चुपचाप उठकर आगे बढ़ चुके थे, कुछ वहीं पड़े थे। किसी ने किसी को नहीं जगाया। रोहन ने करण को संभाला, उसे साइकिल के पीछे फिर से कसकर बांधा और बैग उठाया। पानी की बोतल में अब बहुत कम पानी बचा था। उसने बोतल को बंद करके बैग में रख लिया। विनोद उठ चुका था। आज जल्दी निकलते हैं, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। तीनों आगे बढ़ गए। रास्ते में अब पहले से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे समूह अलग अलग दिशा में चल रहे थे। कोई एक दिशा तय नहीं थी। हर कोई सुन सुनाकर रास्ता बदल रहा था। करीब 1 घंटे बाद उन्हें सड़क किनारे एक टूटी हुई बस दिखाई दी। उसके आसपास कुछ लोग जमा थे। रोहन वहां गया। बस के अंदर कुछ बोरे पड़े थे, लेकिन वे खाली थे। सीटें उखड़ी हुई थीं। यहाँ कुछ नहीं है, एक आदमी ने कहा। लोग धीरे धीरे वहां से हटने लगे। रोहन भी आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी मिला जो एक ठेले पर कुछ सामान रखे हुए था, कुछ बोतलें, कुछ डिब्बे। क्या है ये? रोहन ने पूछा। ग्लूकोज, थोड़ा सा दवाई, पानी, आदमी ने कहा। कितने का? रोहन ने पूछा। पैसे नहीं, कुछ बदलो, उसने जवाब दिया। रोहन के पास बदलने के लिए कुछ नहीं था। वह बिना कुछ लिए आगे बढ़ गया। करीब 2 घंटे चलने के बाद एक छोटा पुल आया। पुल के दोनों तरफ लोग बैठे थे। कुछ लोग पानी भर रहे थे, नीचे एक पतली सी धारा बह रही थी। लोग बर्तन, बोतल, जो भी था उसमें पानी भर रहे थे। रोहन ने भी बोतल निकाली और लाइन में लग गया। उसकी बारी आई तो उसने बोतल भर ली। पानी साफ नहीं था, लेकिन और कोई विकल्प नहीं था। उसने थोड़ा पानी करण के मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो कुछ नहीं बोला। वे पुल पार करके आगे बढ़े। आगे सड़क पर कुछ लोग खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अचानक पीछे से एक ट्रैक्टर आया। लोग दौड़कर उसकी तरफ बढ़े। रुक जाओ, कोई चिल्लाया। ट्रैक्टर धीमा हुआ। ड्राइवर ने कहा, जगह नहीं है, लेकिन लोग पीछे चढ़ने लगे। कुछ लोग गिर गए, कुछ चढ़ गए। रोहन ने कोशिश नहीं की। वह दूर खड़ा रहा। ट्रैक्टर आगे निकल गया। अगर चढ़ जाते तो जल्दी पहुंच जाते, विनोद ने कहा। रोहन ने जवाब नहीं दिया। आगे रास्ता थोड़ा खुला था। कुछ बंद पड़ी दुकानें दिखाई दी। एक दुकान का शटर आधा खुला था। कुछ लोग अंदर घुसे हुए थे। रोहन भी अंदर गया। अंदर कुछ डिब्बे पड़े थे, कुछ खाली, कुछ में थोड़ा सामान। लोग जो मिल रहा था उठा रहे थे। रोहन को एक कोने में कुछ सूखे चने मिले। उसने उन्हें उठाकर बैग में डाल लिया। कोई कुछ नहीं बोला। सब अपने अपने हिस्से में लगे थे। कुछ ही मिनट में दुकान खाली हो गई। सब फिर बाहर आ गए। रोहन ने चलते चलते चने निकाले और सबको थोड़े थोड़े दिए। फिर वे आगे बढ़े। दोपहर तक चलते चलते कई लोग पीछे रह गए।
कुछ लोग बैठ गए। रोहन रुका नहीं। उसे अब समझ आ गया था कि रुकने का मतलब पीछे छूट जाना है। कुछ दूर आगे एक बड़ा मैदान मिला। मैदान में बहुत सारे लोग थे। कुछ ने टेंट जैसे बना लिए थे, कुछ जमीन पर बैठे थे। ये किसी तरह का अस्थायी ठहराव था। रोहन वहां रुका। यहाँ रुकते हैं? विनोद ने पूछा। रोहन ने चारों तरफ देखा। कुछ देर, उसने कहा। वे एक कोने में बैठ गए। पास ही कुछ लोग खाना बना रहे थे। कहाँ से मिला? विनोद ने पूछा। एक आदमी ने कहा, पास के गोदाम से, जो मिला उठा लाए। कहाँ है गोदाम? रोहन ने पूछा। आदमी ने दिशा बताई। रोहन ने तुरंत जाने का फैसला किया। तुम लोग यहीं रहो, उसने कहा। वह अकेला उस दिशा में चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद उसे एक बड़ा गोदाम दिखा। गेट टूटा हुआ था। अंदर लोग दौड़ रहे थे, बोरे उठा रहे थे। कुछ लोग झगड़ रहे थे। रोहन अंदर गया। उसे एक कोने में कुछ टूटे हुए बोरे दिखे। उसने जल्दी से जितना उठा सकता था उठाया, थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं। अचानक किसी ने उसे धक्का दिया। ये मेरा है, आदमी चिल्लाया। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसने जो उठाया था उसे पकड़कर बाहर निकल गया। वह वापस मैदान में आया। विनोद और उसकी माँ वहीं थे। रोहन ने सामान जमीन पर रखा। इतना ही मिला, उसने कहा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा बांटा। कोई आग नहीं थी, इसलिए कच्चा ही थोड़ा थोड़ा खाया गया। कुछ लोग पानी में भिगोकर खाने की कोशिश कर रहे थे। शाम होते होते मैदान में भीड़ और बढ़ गई। लोग अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई गिनती नहीं थी। कुछ लोग समूह बनाकर बैठ गए, कुछ लोग अकेले थे। रोहन ने देखा कि कुछ लोग रात के लिए पहरा देने की बात कर रहे हैं। रात में लोग सामान छीन लेते हैं, किसी ने कहा। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग चुप रहे। रोहन ने कोई समूह नहीं बनाया। वह अपने परिवार के पास ही बैठा रहा। रात शुरू हुई। कुछ देर बाद दूर कहीं से आवाजें आने लगीं। कुछ लोग भागते हुए इधर उधर जा रहे थे। क्या हुआ? विनोद ने पूछा। पता नहीं, रोहन ने कहा। कुछ लोग चिल्ला रहे थे। सामान ले गए। किसने? कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। रोहन ने अपना बैग कसकर पकड़ा। करण उसी तरह साइकिल के सहारे टिका हुआ था। रोहन ने उसे देखा, फिर नजर हटा ली। रात धीरे धीरे बीतती गई। कुछ लोग जागते रहे, कुछ सो गए। कोई नहीं जानता था कि सुबह क्या लेकर आएगी, लेकिन अब एक बात साफ थी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, और हर दिन के साथ यह और कठिन होता जा रहा है। सुबह होते ही मैदान में फिर हलचल शुरू हुई। रात में जो लोग इधर उधर फैल गए थे, वे धीरे धीरे उठकर अपने अपने सामान को समेटने लगे। कुछ लोग बिना कुछ कहे निकल गए, कुछ अभी भी बैठे रहे। किसी ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहन ने बैग उठाया, साइकिल सीधी की और करण को देखा। उसने उसे ठीक से बांधा और खड़ा हो गया। उसकी माँ ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया। विनोद ने आसपास देखा और बोला, आज भी आगे ही जाना है। रोहन ने सिर हिलाया। रुकने से कुछ नहीं होगा। तीनों मैदान से निकलकर सड़क पर आ गए। आज सड़क पर भीड़ ज्यादा थी। कई लोग रात में ही पहुंच गए थे और अब आगे बढ़ रहे थे। कुछ के पास नए सामान थे, शायद उन्होंने भी कहीं से इकट्ठा किया था। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे एक स्कूल दिखाई दिया। गेट खुला था और अंदर बहुत सारे लोग थे। यहाँ कुछ मिल रहा है, किसी ने कहा। भीड़ स्कूल की तरफ मुड़ गई। रोहन भी अंदर गया। स्कूल के मैदान में कुछ लोग खड़े थे, जो लाइन बनवा रहे थे। लाइन में लगो, सबको मिलेगा, एक आदमी जोर से बोल रहा था। लोग लाइन में लगने लगे। रोहन भी खड़ा हो गया। करीब एक घंटे बाद उसकी बारी आई। उसे एक छोटा पैकेट मिला जिसमें थोड़ा चावल और नमक था। बस इतना ही है, देने वाले ने कहा। रोहन ने पैकेट लिया और बाहर आ गया। विनोद और उसकी माँ पास ही खड़े थे। हमें भी मिल गया, विनोद ने कहा। तीनों ने मिलकर पैकेट को बांटा और थोड़ा थोड़ा खा लिया। स्कूल के अंदर कुछ लोग रुकने लगे थे। यहीं रुक जाते हैं? विनोद ने पूछा। रोहन ने चारों तरफ देखा। भीड़ ज्यादा है, आगे चलते हैं, उसने कहा। वे फिर सड़क पर आ गए।
करीब 1 किलोमीटर आगे एक चेकपोस्ट जैसा कुछ दिखा। वहां कुछ लोग खड़े थे जो आने जाने वालों को रोक रहे थे। कहाँ जा रहे हो? एक आदमी ने पूछा। आगे, रोहन ने कहा। आगे कुछ नहीं है, सब खाली है, उसने कहा। फिर विनोद ने पूछा, यहीं आसपास रहो, जो मिल रहा है उसी में काम चलाओ। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ गया। चेकपोस्ट पार करने के बाद सड़क सुनसान हो गई। अब भीड़ कम थी, कुछ लोग ही आगे जा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद एक बड़ी इमारत दिखाई दी, शायद कोई गोदाम या फैक्ट्री। गेट खुला था और अंदर कुछ लोग घूम रहे थे। रोहन वहां गया। अंदर कुछ मशीनें थीं, लेकिन सब बंद थीं। एक कोने में कुछ बक्से पड़े थे, लोग उन्हें खोल रहे थे। अंदर कपड़े थे। खाने का कुछ नहीं है, एक आदमी ने कहा। लोग धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। रोहन ने कुछ नहीं उठाया। वह बाहर आ गया। आगे बढ़ते हुए उसे सड़क किनारे कुछ लोग बैठे दिखे। उनके पास कुछ बर्तन थे और वे कुछ पका रहे थे। कहाँ से मिला? विनोद ने पूछा। एक आदमी ने कहा, पास के गांव से, बदले में काम किया। हम भी कर सकते हैं। रोहन ने पूछा। वहां जाओ, उसने दिशा बताई। रोहन उस दिशा में गया। करीब आधे घंटे बाद वह गांव पहुंचा। गांव के बाहर कुछ लोग खड़े थे। काम करोगे? उन्होंने पूछा। हाँ, रोहन ने कहा। उसे और कुछ और लोगों को खेत में भेजा गया। उन्होंने करीब 3 घंटे तक काम किया। फिर उन्हें खाने के लिए बुलाया गया। उन्हें एक प्लेट में खिचड़ी दी गई। रोहन ने खाया और जल्दी से वापस आ गया। विनोद और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ मिला? विनोद ने पूछा। खाना खाया, रोहन ने कहा। वे फिर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में कुछ नए लोग दिखे। ये लोग अलग तरह से थे। इनके पास डंडे थे, कुछ के पास बोरे थे। वे रास्ते में आने वालों को रोक रहे थे। रुको, एक आदमी ने रोहन को रोका। क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं, रोहन ने कहा। उन्होंने बैग चेक किया। अंदर कुछ नहीं मिला। जाओ, उन्होंने कहा। रोहन आगे बढ़ गया। विनोद ने धीरे से कहा, अब रास्ता और खराब हो गया है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम तक चलते चलते वे एक छोटे कस्बे के पास पहुंचे। यहाँ कुछ दुकानें खुली थीं, लेकिन सामान बहुत कम था। लोग लाइन में खड़े थे। रोहन भी लाइन में लग गया। करीब 2 घंटे बाद उसे थोड़ा आटा मिला। वो उसे लेकर बाहर आया। आज इतना ही काफी है, उसने कहा। वे कस्बे से थोड़ा बाहर जाकर बैठ गए। आटा पानी में मिलाकर खाने की कोशिश की गई। कोई और तरीका नहीं था। रात होने लगी। इस बार उन्होंने सड़क के किनारे नहीं, बल्कि एक खाली मकान के अंदर रुकने का फैसला किया। मकान अधूरा था, दीवारें थीं, लेकिन दरवाजा नहीं था। वे अंदर बैठ गए। कुछ और लोग भी वहां आ गए। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने अपने कोने में बैठा था। रोहन ने साइकिल दीवार के सहारे खड़ी की और करण को उसी पर टिकाया। वो खुद जमीन पर बैठ गया। विनोद पास ही लेट गया। रोहन की माँ चुपचाप बैठी रहीं। रात धीरे धीरे बीतने लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई योजना नहीं बनी। बस एक ही बात थी, सुबह फिर उठना है और आगे बढ़ना है। और अब ये तय हो चुका था कि यह सफ़र कब खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता। सुबह होते ही अधूरे मकान के अंदर बैठे लोग एक एक करके उठने लगे। किसी ने आवाज नहीं लगाई। कोई तय समय नहीं था। जो जागा, उसने अपना सामान उठाया और बाहर निकल गया। कुछ लोग अभी भी कोनों में पड़े रहे। रोहन ने अपनी जगह से उठकर साइकिल सीधी की। उसने करण को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे पहले की तरह कसकर बांध दिया। बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विनोद पीछे पीछे आया। आज किस तरफ चलना है? उसने पूछा। रोहन ने बाहर सड़क की ओर देखा, जहां कुछ लोग पहले ही निकल चुके थे। उसी तरफ, उसने कहा। तीनों मकान से बाहर निकले और सड़क पर आ गए। आज रास्ते में छोटे छोटे समूह कम थे। जो लोग दिख रहे थे, वे तेजी से चल रहे थे, जैसे कहीं पहुंचना जरूरी हो। करीब आधे घंटे बाद एक चौराहा आया। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, जिस पर 2 अलग अलग दिशाओं के नाम लिखे थे। कुछ लोग दाएं मुड़ रहे थे, कुछ सीधे जा रहे थे। रोहन रुका। किधर? विनोद ने पूछा।
रोहन ने देखा कि सीधे जाने वाले लोग कम थे, लेकिन वे तेज चल रहे थे। सीधे चलते हैं, उसने कहा। वे उसी दिशा में बढ़ गए। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे कई ट्रक खड़े थे। कुछ के दरवाजे खुले थे। लोग उनमें कुछ ढूंढ रहे थे। रोहन भी एक ट्रक के पास गया। अंदर खाली बक्से थे। दूसरे ट्रक में कुछ प्लास्टिक के डिब्बे पड़े थे। एक आदमी ने कहा, पहले सब निकल गया, अब कुछ नहीं बचा। रोहन बिना रुके आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद सड़क के किनारे एक छोटा अस्पताल दिखाई दिया। गेट खुला था, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी। कुछ लोग बाहर ही बैठे थे। अंदर मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, एक आदमी ने कहा। फिर भी कई लोग अंदर जा रहे थे। रोहन भी अंदर गया। अंदर वार्ड भरे हुए थे। कुछ लोग जमीन पर पड़े थे। डॉक्टर कम थे, दवाएं भी नहीं थीं। एक आदमी जोर से बोल रहा था, ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ले जाओ। रोहन ने करण को देखा, फिर बिना रुके बाहर आ गया। वो समझ गया कि यहाँ रुकने से कुछ नहीं होगा। वे आगे बढ़ गए। अब रास्ते में एक नई चीज दिखने लगी। कुछ लोग साइकिलों के साथ छोटे छोटे ठेले खींच रहे थे। उन ठेलों पर पानी और थोड़ा खाना था। पानी चाहिए, एक आदमी ने पूछा। क्या दोगे? रोहन ने पूछा। कुछ भी, बदले में। रोहन के पास अब कुछ नहीं था। वह आगे बढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद उन्हें एक रेलवे लाइन दिखाई दी। कुछ लोग उसी के साथ साथ चल रहे थे। सड़क छोड़कर इधर चलते हैं, विनोद ने पूछा। रोहन ने देखा कि वहां भीड़ कम थी। चलो, उसने कहा। वे रेलवे लाइन के साथ चलने लगे। यहाँ रास्ता थोड़ा सीधा था, लेकिन चलना मुश्किल था। कुछ लोग पटरियों पर बैठे थे, कुछ नीचे उतरकर चल रहे थे। आगे एक छोटा स्टेशन आया। स्टेशन पर कुछ लोग रुके हुए थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। कोई ट्रेन आएगी? किसी ने पूछा। नहीं, सब बंद है, जवाब मिला। कुछ लोग वहीं बैठ गए। रोहन रुका नहीं, वह आगे बढ़ गया। स्टेशन के बाद रास्ता थोड़ा खाली था। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक बड़ा गोदाम दिखा। गेट बंद था, लेकिन पीछे की दीवार टूटी हुई थी। कुछ लोग वहां से अंदर जा रहे थे। रोहन भी वहां गया। अंदर अनाज के बोरे पड़े थे। लोग उन्हें काटकर निकाल रहे थे। कुछ लोग लड़ रहे थे। ये मेरा है, एक आदमी चिल्लाया। दूसरा बोला, जिसे मिला उसका। रोहन ने जल्दी से एक फटा हुआ बोरा उठाया और उसमें से थोड़ा चावल निकाला। उसने उसे बैग में डाला और बाहर निकल गया। विनोद और उसकी माँ बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ मिला? विनोद ने पूछा। रोहन ने बैग दिखाया। थोड़ा है, उसने कहा। वे थोड़ा दूर जाकर बैठे और थोड़ा थोड़ा खाया। फिर वे आगे बढ़ गए। शाम होने से पहले उन्हें एक और समूह मिला। ये लोग एक साथ चल रहे थे और उनके पास कुछ डंडे थे। वे रास्ते में आने वालों को देख रहे थे। एक आदमी ने रोहन को रोका। कहाँ से आए हो? उसने पूछा। शहर से, रोहन ने कहा। कुछ है? उसने पूछा। नहीं, रोहन ने जवाब दिया। उन्होंने बैग चेक किया। उन्हें थोड़ा चावल मिला। ये दे दो, आदमी ने कहा। रोहन ने बिना कुछ कहे बैग से चावल निकालकर दे दिया। अब जाओ, उन्होंने कहा। रोहन आगे बढ़ गया। विनोद ने धीरे से कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। रोहन चुप रहा। रात होने लगी। इस बार उन्होंने रेलवे लाइन के पास ही रुकने का फैसला किया। कुछ और लोग भी वहां रुके। सब अपने अपने कोने में बैठ गए। कोई आग नहीं थी, कोई खाना नहीं था। रोहन ने साइकिल को टिकाया और करण को उसी पर रखा। वह जमीन पर बैठ गया। विनोद पास ही बैठा था। रोहन की माँ चुप थी। कुछ देर बाद पास बैठे 2 लोग बात कर रहे थे। आगे एक बड़ा शहर है, वहाँ मदद मिल सकती है। कितनी दूर? दूसरे ने पूछा। 2 दिन का रास्ता। रोहन ने ये सुना। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गया कि अब दिशा मिल गई है। रात धीरे धीरे बीतती रही। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ वहीं रहे। कोई गिनती नहीं कर रहा था। अब सब कुछ धीरे धीरे बदल चुका था। न रास्ता साफ था, न मंजिल। लेकिन अब एक बात तय थी, चलना ही होगा और रुकना अब विकल्प नहीं रहा। सुबह होने से पहले ही रेलवे लाइन के पास बैठे लोगों में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग बिना आवाज किए उठे और आगे बढ़ गए।
कुछ अभी भी बैठे रहे। रोहन ने आंखें खोली और तुरंत साइकिल की तरफ देखा। करण उसी तरह बंधा हुआ था। रोहन ने बैग उठाया। बैग अब हल्का हो चुका था। पानी की बोतल लगभग खाली थी। उसने बोतल को हिलाकर देखा, फिर उसे वापस रख दिया। विनोद उठ चुका था। चलते हैं, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। तीनों रेलवे लाइन के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें आगे लोगों की भीड़ दिखी। सभी एक जगह जमा थे। क्या हुआ? विनोद ने पूछा। रोहन आगे बढ़ा। आगे एक मालगाड़ी खड़ी थी। डिब्बों के दरवाजे खुले थे। लोग अंदर चढ़कर कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। अनाज है अंदर, किसी ने चिल्लाकर कहा। भीड़ तेजी से बढ़ी। रोहन भी पास गया। कुछ लोग बोरे बाहर फेंक रहे थे, कुछ उन्हें पकड़कर भाग रहे थे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। रोहन ने मौका देखकर एक डिब्बे के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। अचानक एक बोरा उसके पास गिरा। उसने जल्दी से उसमें से थोड़ा अनाज निकाला और बैग में डाल लिया। तभी पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। हट! आवाज आई। रोहन गिरते गिरते बचा। उसने बैग कसकर पकड़ा और भीड़ से बाहर निकल आया। विनोद और उसकी माँ थोड़ा दूर खड़े थे। मिला? विनोद ने पूछा। रोहन ने बैग दिखाया। थोड़ा, उसने कहा। वे भीड़ से दूर जाकर बैठे। रोहन ने थोड़ा थोड़ा सबको दिया। फिर वे आगे बढ़ गए। मालगाड़ी के बाद रास्ता फिर खाली था। करीब 1 घंटे बाद उन्हें रेलवे लाइन के पास एक छोटा ढांचा दिखाई दिया, शायद कोई पुराना स्टेशन या गार्ड रूम। अंदर कुछ लोग बैठे थे। रोहन अंदर गया। एक आदमी बोला, यहाँ रुकने की जगह नहीं है, आगे जाओ। रोहन बिना कुछ कहे बाहर आ गया। वे आगे बढ़ते रहे। करीब 2 घंटे बाद रेलवे लाइन एक पुल से गुजरती थी। पुल के नीचे कुछ लोग बैठे थे। वे नीचे उतर गए। नीचे कुछ लोग खाना बांट रहे थे। लाइन लगाओ, एक आदमी ने कहा। रोहन लाइन में खड़ा हो गया। करीब 40 मिनट बाद उसकी बारी आई। उसे एक छोटा कटोरा मिला, जिसमें थोड़ा दलिया था। रोहन ने वहीं खा लिया। विनोद और उसकी माँ को भी थोड़ा मिला। वे कुछ देर वहीं बैठे रहे। फिर रोहन ने कहा, चलते हैं। वे फिर ऊपर चढ़े और आगे बढ़ गए। अब रास्ते में लोग कम थे। जो थे, वे तेजी से चल रहे थे। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक सड़क मिली जो रेलवे लाइन को काट रही थी। सड़क पर कुछ ट्रक खड़े थे। लोग उनके आसपास घूम रहे थे। रोहन वहां गया। एक ट्रक में कुछ बक्से थे। लोग उन्हें खोल रहे थे। अंदर दवाई के डिब्बे थे। काम की नहीं है, किसी ने कहा। कुछ लोग फिर भी उठा रहे थे। रोहन ने कुछ नहीं लिया। वह आगे बढ़ गया। सड़क पार करके वे फिर रेलवे लाइन के साथ चलने लगे। करीब 3 घंटे बाद एक बड़ा स्टेशन दिखाई दिया। यहाँ भीड़ ज्यादा थी। लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, कुछ पटरियों पर। कोई ट्रेन नहीं आएगी, एक आदमी बार बार कह रहा था। फिर भी लोग वहीं रुके थे। रोहन रुका नहीं, वह आगे बढ़ गया। स्टेशन के बाद रास्ता थोड़ा साफ था। करीब 1 घंटे बाद उन्हें एक समूह मिला। ये लोग साथ चल रहे थे और उनके पास बोरे थे। उन्होंने रोहन को रोका। कहाँ जा रहे हो? एक आदमी ने पूछा। आगे, रोहन ने कहा। किसके साथ हो? उसने पूछा। अकेले, रोहन ने कहा। उन्होंने बैग चेक किया। उन्हें थोड़ा अनाज मिला। ये दे दो, आदमी ने कहा। रोहन ने बिना कुछ कहे बैग खोलकर दे दिया। अब जाओ, उन्होंने कहा। रोहन आगे बढ़ गया। विनोद ने कहा, अब कुछ भी नहीं बचा। रोहन चुप रहा। वे चलते रहे। शाम होने लगी। इस बार उन्होंने रेलवे लाइन से हटकर एक खाली जगह पर रुकने का फैसला किया। कुछ और लोग भी वहां रुके। सब अलग अलग बैठ गए। कोई बात नहीं कर रहा था। रोहन ने साइकिल को टिकाया और करण को उसी पर रखा। वह जमीन पर बैठ गया। विनोद पास ही बैठा था। रोहन की माँ चुप थी। कुछ देर बाद पास बैठे 2 लोग बात कर रहे थे। आगे शहर है, वहाँ खाना मिल रहा है। कितनी दूर? दूसरे ने पूछा। कल तक पहुँच सकते हैं। रोहन ने ये सुना। उसने कुछ नहीं कहा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ वहीं रहे। कोई किसी को नहीं रोक रहा था। अब सब अपने अपने रास्ते पर थे
और हर किसी का एक ही लक्ष्य था, किसी तरह अगले दिन तक पहुंचना। सुबह होते ही रोहन उठ गया। उसने बिना कुछ बोले साइकिल संभाली और करण को देखा। वो उसी तरह बंधा हुआ था। बैग अब लगभग खाली था, पानी भी बहुत कम बचा था। उसने बोतल को कसकर बंद किया और कंधे पर डाल लिया। विनोद ने पूछा, आज उस शहर की तरफ ही चलेंगे? रोहन ने कहा, हाँ, आज पहुंचना है। तीनों रेलवे लाइन के साथ आगे बढ़ने लगे। करीब 1 घंटे बाद रास्ते में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जो भी मिल रहा था वही बता रहा था, आगे एक बड़ा शहर है जहां कुछ लोग मदद कर रहे हैं, खाना मिल रहा है और रुकने की जगह भी मिल रही है। सच होगा? विनोद ने पूछा। रोहन ने कहा, पता नहीं, लेकिन कोशिश करनी होगी। वे चलते रहे। करीब 2 घंटे बाद उन्हें सड़क मिली जहां पहले से ज्यादा लोग उसी दिशा में जा रहे थे। कुछ लोग साइकिल पर, कुछ पैदल, कुछ अपने साथ छोटे ठेले खींचते हुए। रास्ते में एक जगह लोग रुककर पानी ले रहे थे। एक बड़ा टैंकर खड़ा था। लाइन लगाओ, एक आदमी चिल्ला रहा था। रोहन तुरंत लाइन में लग गया। करीब आधे घंटे बाद उसकी बारी आई। उसे एक बोतल भरकर पानी मिला। धीरे इस्तेमाल करना, देने वाले ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। विनोद और उसकी मां को भी पानी मिला। ये कई दिनों बाद पहली बार था जब उन्हें भरपूर पानी मिला था। वे थोड़ी दूर जाकर बैठे और थोड़ा थोड़ा पानी पिया। फिर रोहन ने कहा, चलते हैं, देर नहीं करनी है। वे फिर आगे बढ़ गए। करीब 1 घंटे बाद उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखे जो खाने के पैकेट बांट रहे थे। लाइन में लगो, सबको मिलेगा, एक आदमी ने कहा। रोहन लाइन में खड़ा हो गया। इस बार लाइन जल्दी आगे बढ़ी। उसे एक पैकेट मिला जिसमें चावल और थोड़ा सब्जी था। रोहन ने वहीं बैठकर खाना खाया। विनोद और उसकी मां ने भी खाया। खाना मिलने के बाद लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए थे। कुछ लोग अब धीरे धीरे बात भी करने लगे थे। रोहन ने आसपास देखा। कुछ लोग समूह बनाकर आगे जाने की बात कर रहे थे। हम भी साथ चल सकते हैं, विनोद ने कहा। रोहन ने उन लोगों से बात की। हम शहर की तरफ जा रहे हैं, एक आदमी ने कहा। वहाँ क्या मिलेगा? रोहन ने पूछा। कुछ लोग राहत दे रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, रहने की जगह भी है, उसने जवाब दिया। रोहन ने कहा, हम भी चलेंगे। अब वे एक बड़े समूह का हिस्सा बन गए। समूह में करीब 20 लोग थे। सब साथ साथ चलने लगे। रास्ते में अब खतरा थोड़ा कम लग रहा था। कोई अकेला नहीं था। करीब 2 घंटे बाद उन्हें सड़क के किनारे एक स्कूल दिखा जहां कुछ लोग ठहरे हुए थे। यहीं रुकें? किसी ने पूछा। समूह के एक आदमी ने कहा, नहीं, शहर करीब है, चलते रहो। सब आगे बढ़ गए। करीब 1 घंटे बाद दूर कुछ इमारतें दिखाई देने लगीं। शहर आ गया, किसी ने कहा। लोगों की चाल तेज हो गई। रोहन भी तेजी से चलने लगा। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, वहां भीड़ बढ़ती गई। शहर के बाहर ही कुछ टेंट लगे थे। कुछ लोग वहां खड़े थे और आने वालों को अंदर भेज रहे थे। लाइन में आओ, एक आदमी ने कहा। रोहन और उसका समूह लाइन में लग गया। एक एक करके सबका नाम पूछा जा रहा था और उन्हें एक नंबर दिया जा रहा था। अंदर जाओ, वहां खाना मिलेगा, आदमी ने कहा। रोहन अंदर गया। अंदर एक बड़ा मैदान था। चारों तरफ टेंट लगे थे। लोग बैठे थे, कुछ लाइन में खड़े थे। एक तरफ खाना बांटा जा रहा था, दूसरी तरफ डॉक्टर बैठे थे। रोहन ने पहली बार देखा कि यहाँ व्यवस्था थी। पहले खाना लो, एक आदमी ने कहा। रोहन लाइन में लग गया। उसे एक थाली मिली जिसमें चावल, दाल और थोड़ा सब्जी था। वह बैठकर खाने लगा। कई दिनों बाद उसने ठीक से खाना खाया। विनोद और उसकी माँ भी पास ही बैठे थे। खाना खत्म करने के बाद रोहन डॉक्टरों की तरफ गया। उसे दिखाना है, उसने करण की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने करण को स्ट्रेचर पर रखा और अंदर ले गए। रोहन बाहर खड़ा रहा। विनोद ने पूछा, अब क्या होगा? रोहन ने कहा, जो होगा यही होगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, आपको जगह मिल जाएगी, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया।
उन्हें एक टेंट में जगह दी गई। अंदर कुछ और लोग थे। सब अपने अपने कोने में बैठे थे। रोहन पहली बार बैठा। कई दिनों बाद उसे लगा कि अब भागना नहीं है। विनोद ने कहा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने पहली बार चारों तरफ देखा और समझा, यहाँ लोग हैं, खाना है, पानी है और कुछ व्यवस्था है। शायद यही वो जगह है जहाँ से फिर से शुरू किया जा सकता है। और कई दिनों बाद पहली बार ये लगा कि आगे सिर्फ रास्ता ही नहीं है, कुछ संभावना भी है। सुबह होने से पहले ही टेंट के अंदर हलचल शुरू हो गई। जो लोग रात में देर से आए थे वे अभी भी बैठे थे, लेकिन बाकी लोग उठकर लाइन की तरफ जाने लगे। रोहन भी उठ गया। उसने सबसे पहले करण की तरफ देखा। वह मेडिकल टेंट के अंदर था। रोहन ने बैग उठाया और बाहर निकल गया। खाने के लिए पहले से लाइन लगी हुई थी। रोहन भी उसमें खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसे एक प्लेट मिली। उसने वहीं खड़े खड़े खाना खाया। विनोद और उसकी माँ भी पास ही थे। आज क्या करना है? विनोद ने पूछा। रोहन ने कहा, पहले करण को देखते हैं। तीनों मेडिकल टेंट की तरफ गए। अंदर डॉक्टर और कुछ लोग मरीजों को देख रहे थे। करण एक कोने में लेटा था। उसके पास एक पाइप लगा था। डॉक्टर ने रोहन को देखा। हमने इसे ऑक्सीजन दी है, अभी हालत स्थिर है, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। क्या ये ठीक हो जाएगा? विनोद ने पूछा। डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। अभी देखना होगा, उसने कहा। रोहन बाहर आ गया। टेंट के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे। सुना है थोड़ा डीजल आया है, एक आदमी ने कहा। दूसरा बोला, कहाँ? कैंप के पीछे, कुछ गाड़ियों के लिए। रोहन ने ये सुना। वो उस दिशा में गया। कैंप के पीछे कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, पुराने ट्रक और एक दो जीप। कुछ लोग वहां डिब्बों में कुछ भर रहे थे। क्या हो रहा है? रोहन ने पूछा। एक आदमी ने कहा, थोड़ा डीजल मिला है, सिर्फ जरूरी काम के लिए। कहाँ से आया? रोहन ने पूछा। पास के डिपो से, कुछ बचा हुआ था। रोहन ने देखा कि लोग बहुत सावधानी से उसे इस्तेमाल कर रहे थे। एक ट्रक स्टार्ट किया गया। कई दिनों बाद पहली बार किसी इंजन की आवाज सुनाई दी। पास खड़े लोग उस तरफ देखने लगे। ये बाहर जाएगा, सामान लाने, एक आदमी ने कहा। कुछ लोग उस ट्रक के पास खड़े हो गए। हमें भी ले चलो, किसी ने कहा। सिर्फ सामान जाएगा, लोग नहीं, जवाब मिला। ट्रक धीरे धीरे बाहर निकल गया। रोहन वापस टेंट की तरफ आ गया। विनोद ने पूछा, क्या देखा? रोहन ने कहा, थोड़ा डीजल मिला है, कुछ गाड़ियां चल रही हैं। विनोद ने कहा, अगर गाड़ियां चलने लगी तो हालात बदल सकते हैं। रोहन ने कुछ नहीं कहा। दोपहर तक कैंप में ये खबर फैल गई। कुछ लोग उस जगह की तरफ जाने लगे जहां गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या उन्हें भी कहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन जवाब एक ही था, सिर्फ जरूरी काम के लिए। दोपहर के बाद कैंप में एक घोषणा हुई। एक आदमी ने जोर से कहा, जो लोग काम कर सकते हैं वे पीछे वाले हिस्से में आएं, गाड़ियों से सामान लाना है। रोहन तुरंत वहां गया। विनोद भी साथ गया। उन्हें एक लाइन में खड़ा किया गया। फिर उन्हें छोटे छोटे समूहों में बांटा गया। ट्रक आएगा, उसमें से सामान उतारना है, एक आदमी ने कहा। कुछ देर बाद वही ट्रक वापस आया। उसमें कुछ बोरे और डिब्बे थे। रोहन और बाकी लोग उन्हें उतारने लगे। काम खत्म होने के बाद उन्हें खाना दिया गया। इस बार खाना थोड़ा ज्यादा था। रोहन ने खाया और वापस टेंट में आ गया। शाम तक 2 और गाड़ियां आईं। हर बार थोड़ा थोड़ा सामान आया। कैंप में अब थोड़ा बदलाव दिखने लगा था। लाइनें व्यवस्थित हो रही थीं। कुछ लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कुछ लोग गाड़ियों के पास ही रहने लगे थे। रात होने से पहले रोहन फिर मेडिकल टेंट गया। करण उसी तरह लेटा था। डॉक्टर ने कहा, स्थिति वही है, लेकिन अभी स्थिर है। रोहन बाहर आ गया। विनोद ने पूछा, क्या हम यहाँ रहेंगे? रोहन ने कहा, अभी यही सही है। रात में टेंट के बाहर कुछ लोग बैठे थे। वे बात कर रहे थे। अगर डीजल और मिल गया तो और गाड़ियां चलेंगी, फिर हम दूसरे शहर भी जा सकते हैं। शायद सप्लाई फिर शुरू हो जाए। रोहन चुपचाप सुनता रहा।
पहली बार बातचीत में सिर्फ डर नहीं था, कुछ योजना भी थी। रात को कैंप में रोशनी थी, छोटी छोटी लाइट्स जो किसी तरह चलाई जा रही थीं। कुछ लोग पहरा दे रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। रोहन अपने टेंट में बैठा था, विनोद पास ही लेटा था। रोहन की माँ चुप थी। कैंप अब पहले जैसा नहीं था। ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं रहा था, यह एक अस्थायी व्यवस्था बन चुका था। और अब पहली बार रुकने के साथ साथ कुछ करने की शुरुआत भी हो चुकी थी। सुबह होते ही कैंप के अंदर की गतिविधियां पहले से व्यवस्थित दिखने लगीं। लाइनें पहले से तय थीं। खाने के लिए अलग कतार, पानी के लिए अलग और काम करने वालों के लिए अलग जगह चिन्हित कर दी गई थी। लोग अब बिना धक्का मुक्की के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रोहन टेंट से बाहर निकला। उसने देखा कि कई लोग पहले ही अपने काम में लग चुके थे। कुछ लोग टेंट ठीक कर रहे थे, कुछ लोग पानी के ड्रम भर रहे थे। पीछे की तरफ जहां गाड़ियां खड़ी थीं, वहां अब एक छोटा सा सिस्टम बना दिया गया था। विनोद भी बाहर आया। आज सब अलग लग रहा है, उसने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। अब लोग समझ गए हैं कैसे रहना है। तीनों खाने की लाइन में लगे। इस बार लाइन जल्दी आगे बढ़ रही थी। रोहन को थाली मिली जिसमें चावल, दाल और थोड़ा सा सब्जी था। उसने बैठकर आराम से खाना खाया। अब पहले जैसा भागना नहीं पड़ रहा, विनोद ने कहा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि अब लोग बैठकर खा रहे थे, कोई जल्दी में नहीं था। खाने के बाद रोहन काम वाली जगह की तरफ गया। आज उसे और विनोद को गाड़ियों के पास लगाया गया। सामान उतारना है और गिनती करनी है, एक आदमी ने कहा। रोहन और बाकी लोग लाइन बनाकर ट्रक से बोरे उतारने लगे। एक आदमी गिनती लिख रहा था। कितना आया? किसी ने पूछा। आज ज्यादा आया है, उसने कहा। गाड़ियों में अब सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि कुछ दवाएं और जरूरी सामान भी आने लगा था। रोहन ने देखा कि पास ही कुछ लोग खाली डिब्बों में थोड़ा थोड़ा डीजल बांट रहे थे। ये किसके लिए है? उसने पूछा। एक आदमी ने कहा, जो गाड़ियां चल रही हैं, उनके लिए, और कुछ छोटे जनरेटर के लिए। पास ही एक छोटा जनरेटर चल रहा था, जिससे कुछ लाइटें और मेडिकल टेंट की मशीनें चल रही थीं। रोहन ने ध्यान से देखा, अब हर चीज को बांटकर, गिनकर इस्तेमाल किया जा रहा था। दोपहर तक काम चलता रहा। काम खत्म होने के बाद रोहन मेडिकल टेंट गया। करण अभी भी वहीं था, लेकिन अब उसके पास एक और मशीन लगी थी। डॉक्टर ने कहा, अब इसे दवाई भी दी जा रही है, धीरे धीरे देखेंगे। रोहन ने सिर हिलाया। क्या अब हालत बेहतर है? विनोद ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, कम से कम अब बिगड़ नहीं रही। रोहन बाहर आ गया। कैंप में अब कुछ नए बदलाव दिखने लगे थे। कुछ लोगों ने मिलकर एक जगह पर खाना पकाने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। अब हर बार पैकेट नहीं बांटे जा रहे थे, बल्कि बड़े बर्तनों में खाना बन रहा था और फिर बांटा जा रहा था। कुछ लोग साफ सफाई का काम कर रहे थे, कुछ लोग पानी की लाइन संभाल रहे थे। रोहन ने देखा कि कुछ बच्चों को एक कोने में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। ये कब शुरू हुआ? उसने पूछा। विनोद ने कहा, आज सुबह से, एक आदमी ने शुरू किया। रोहन ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर आगे बढ़ गया। दोपहर के बाद कैंप में एक और घोषणा हुई। जो लोग लंबे समय तक रहना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन कराएं। रोहन उस लाइन में लग गया। उससे नाम, उम्र और परिवार के लोगों की जानकारी ली गई। उसे एक नंबर दिया गया। अब आपको इस नंबर के हिसाब से खाना और जगह मिलेगी, आदमी ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। शाम तक कैंप में भीड़ बढ़ती रही, लेकिन अब व्यवस्था भी साथ साथ बढ़ रही थी। नई टेंट लगाई जा रही थीं। गाड़ियों का आना जाना जारी था। हर बार थोड़ा थोड़ा डीजल इस्तेमाल किया जा रहा था। एक जगह पर कुछ लोग गाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। ये क्यों? रोहन ने पूछा। एक आदमी ने कहा, अगर और डीजल मिला तो ये भी चलेंगी। रोहन ने देखा कि अब लोग सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि चीजों को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे थे। शाम को रोहन अपने टेंट में वापस आया। विनोद और उसकी माँ पहले से बैठे थे। आज काम अच्छा हुआ, विनोद ने कहा। रोहन ने कहा, अब काम ही करना होगा।
रात होने से पहले रोहन फिर मेडिकल टेंट गया। करण पहले जैसा ही था। डॉक्टर ने कहा, स्थिति वही है, लेकिन अब हम संभाल पा रहे हैं। रोहन बाहर आ गया। कैंप में लाइटें जल रही थीं। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे, कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। अब कोई भाग नहीं रहा था, कोई छुप नहीं रहा था, सब एक जगह पर थे। रोहन टेंट के बाहर बैठ गया। उसने चारों तरफ देखा। लोग लाइन में खड़े हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। अब हर चीज धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। विनोद ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहीं रह सकते हैं। रोहन ने कहा, जब तक जरूरत है। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी। कैंप अब सिर्फ एक ठहराव नहीं रहा था, यह अब एक जगह बन चुकी थी, जहां लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, बल्कि धीरे धीरे फिर से जीने की कोशिश कर रहे थे। सुबह होते ही कैंप में पहले से ज्यादा गतिविधि दिखाई देने लगी। अब लाइनें तय समय पर लग रही थीं और लोग अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे थे। रोहन टेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि पीछे की तरफ जहां गाड़ियां खड़ी थीं, वहां आज भीड़ ज्यादा थी। विनोद भी बाहर आया। आज कुछ नया लग रहा है, उसने कहा। रोहन ने कहा, चलकर देखते हैं। दोनों उस तरफ गए। वहां 3 ट्रक और 2 जीप खड़ी थीं। कुछ लोग उनके आसपास खड़े थे। एक ट्रक का इंजन चालू था। आज ज्यादा डीजल आया है, एक आदमी ने कहा। कहाँ से? रोहन ने पूछा। पास के बड़े डिपो से, वहां थोड़ा स्टॉक बचा था, टीम लेकर गए थे, ले आए, उसने जवाब दिया। रोहन ने देखा कि कुछ लोग ड्रम में डीजल भर रहे थे और फिर उसे अलग अलग गाड़ियों में डाल रहे थे। एक आदमी जोर से बोला, सिर्फ जरूरी गाड़ियों में ही डाला जाएगा, बाकी इंतजार करें। कुछ लोग नाम लिखवा रहे थे। किस काम के लिए? विनोद ने पूछा। जो बाहर जाकर सामान लाएंगे या जिनकी जरूरत मेडिकल काम में है, एक आदमी ने कहा। रोहन ने देखा कि अब गाड़ियों को काम के हिसाब से बांटा जा रहा था। कुछ देर बाद एक ट्रक पूरी तरह भर गया। ये बाजार की तरफ जाएगा, खाना और दवाई लाने, किसी ने कहा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। कई दिनों बाद अब गाड़ियां सिर्फ खड़ी नहीं थीं, चल भी रही थीं। रोहन वापस टेंट की तरफ आया। खाने की लाइन में आज भीड़ कम थी। उसे थाली मिली जिसमें चावल, दाल, सब्जी और एक रोटी भी थी। अब खाना बढ़ गया है, विनोद ने कहा। रोहन ने कहा, सामान आ रहा है। खाने के बाद रोहन काम वाली जगह गया। आज उसे और विनोद को गिनती वाले सेक्शन में लगाया गया। जो भी सामान आएगा, उसकी लिस्ट बनानी है, एक आदमी ने कहा। कुछ देर बाद पहला ट्रक वापस आया। उसमें बोरे थे, चावल, आटा, दाल। रोहन ने गिनती लिखी। फिर दूसरा ट्रक आया, उसमें दवाई और कुछ पैकेट थे। धीरे धीरे सामान उतरने लगा। हर चीज को अलग अलग जगह रखा जा रहा था। कुछ लोग उसे स्टोर में ले जा रहे थे, कुछ लोग वहीं से बांट रहे थे। रोहन ने देखा कि अब हर चीज का हिसाब रखा जा रहा है। दोपहर तक 3 और गाड़ियां आईं। कैंप में अब हर जरूरी चीज मिलने लगी थी, खाना, पानी, दवाई, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी। कुछ लोग अपने पुराने कपड़े बदल रहे थे। एक जगह पर लोग बाल कटवा रहे थे। किसी ने कहा, अब यहाँ रहना आसान हो रहा है। रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने देखा कि अब लोग पहले से ज्यादा व्यवस्थित थे। दोपहर के बाद एक नई घोषणा हुई। जो लोग शहर के अंदर जाना चाहते हैं, वे नाम लिखवाएं, कुछ गाड़ियां जा रही हैं। रोहन और विनोद तुरंत उस लाइन में लग गए। क्यों जाना है? आदमी ने पूछा। रोहन ने कहा, सामान लाने में मदद करेंगे। उनका नाम लिख लिया गया। शाम तक तैयार रहना, आदमी ने कहा। रोहन मेडिकल टेंट गया। करण की स्थिति पहले जैसी थी। डॉक्टर ने कहा, अब दवाई मिल रही है, इसलिए हम इलाज जारी रख सकते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। शाम होते ही रोहन और विनोद को गाड़ियों के पास बुलाया गया। तुम दोनों इस जीप में जाओगे, एक आदमी ने कहा। रोहन जीप के पास गया। कई दिनों बाद उसने इतनी नजदीक से चलती गाड़ी देखी। ड्राइवर ने कहा, अंदर बैठो, जल्दी। रोहन और विनोद जीप में बैठ गए।
जीप स्टार्ट हुई और कैंप से बाहर निकल गई। सड़क पर अब कुछ और गाड़ियां भी दिख रही थीं। कुछ ट्रक, कुछ बाइक। हालांकि संख्या कम थी, लेकिन अब पूरी तरह सन्नाटा नहीं था। करीब आधे घंटे बाद वे एक छोटे बाजार में पहुंचे। कुछ दुकानें खुली थीं। जीप रुकी। जल्दी करो, जो लेना है लो, ड्राइवर ने कहा। रोहन और बाकी लोग दुकान की तरफ गए। आटा है? रोहन ने पूछा। दुकानदार ने कहा, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं। रोहन ने जितना मिल सकता था लिया। कुछ दवाई भी ली गई। सब सामान जीप में रखा गया। चलो, ड्राइवर ने कहा। जीप वापस कैंप की तरफ चली। रास्ते में अब कुछ लोग अपनी साइकिल पर जा रहे थे। कुछ जगहों पर छोटे ठेले चल रहे थे। रोहन ने देखा कि अब रास्ते पूरी तरह खाली नहीं थे। कैंप पहुंचकर सामान उतारा गया। रोहन ने राहत की सांस ली। अब तो गाड़ियां चलने लगी, विनोद ने कहा। रोहन ने कहा, धीरे धीरे सब ठीक होगा। रात होने लगी। कैंप में अब पहले से ज्यादा रोशनी थी। कुछ जगहों पर छोटे जनरेटर चल रहे थे। लोग खाना खा रहे थे। कुछ लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे। रोहन टेंट के बाहर बैठा था। विनोद पास ही था। रोहन की मां अंदर थी। कैंप अब एक व्यवस्थित जगह बन चुका था। हर चीज उपलब्ध थी, कम या ज्यादा, लेकिन थी। और अब सबसे बड़ा बदलाव ये था, गाड़ियां फिर से चलने लगी थीं। छोटी संख्या में सही, लेकिन चल रही थीं। और इसी के साथ लोगों के कदम भी अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गए थे। सुबह होते ही कैंप के अंदर की गतिविधियां अब एक तय क्रम में चलने लगी थीं। हर काम का समय तय था। खाने की लाइन, पानी भरने की लाइन, काम पर जाने का समय, सब कुछ अब बिना किसी शोर के चल रहा था। रोहन टेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग पहले से ही अपने अपने काम में लग चुके थे। पीछे की तरफ जहां गाड़ियां खड़ी थीं, वहां अब एक छोटा सा शेड बना दिया गया था। उसी के नीचे ड्रम रखे थे और डीजल नापकर बांटा जा रहा था। विनोद भी बाहर आया। अब तो ये जगह पूरी तरह बदल गई है, उसने कहा। रोहन ने कहा, अब लोग इसे चलाना सीख गए हैं। तीनों खाने की लाइन में लगे। आज थाली में चावल, दाल, सब्जी और 2 रोटियां थीं। अब तो पहले जैसा लग रहा है, विनोद ने कहा। रोहन ने बिना कुछ कहे खाना खाया। खाने के बाद रोहन को आज अलग काम दिया गया। आज तुम्हें गाड़ी वाले सेक्शन में जाना है, एक आदमी ने कहा। रोहन वहां पहुंचा। वहां अब 3 जीप और 4 ट्रक खड़े थे। कुछ लोग उनकी सफाई कर रहे थे, कुछ लोग टायर देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, जो गाड़ियां चल रही हैं, उन्हें रोज चेक करना जरूरी है। रोहन को एक ट्रक के पास खड़ा किया गया। सामान लोड करना है, उसे बताया गया। कुछ ही देर में ट्रक के पास बोरे लाए जाने लगे। रोहन और बाकी लोग उन्हें ट्रक में जमाने लगे। हर बोरे को गिनकर रखा जा रहा था। अब गलती नहीं होनी चाहिए, एक आदमी बार बार कह रहा था। काम खत्म होने के बाद ट्रक स्टार्ट हुआ। रोहन ने पहली बार खुद उस ट्रक को धक्का देकर आगे बढ़ाने में मदद की। फिर वह धीरे धीरे चल पड़ा। पास खड़े लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन अब कोई हैरानी नहीं थी। यह अब रोज की बात बनती जा रही थी। दोपहर तक रोहन ने 2 और गाड़ियों में सामान लोड किया। कुछ लोग गाड़ियों के साथ बाहर जा रहे थे। अब नियमित सप्लाई शुरू हो रही है, एक आदमी ने कहा। रोहन ने देखा कि अब गाड़ियों के आने जाने का समय भी तय हो गया था। दोपहर के बाद रोहन मेडिकल टेंट गया। करण अब पहले की तरह बिल्कुल स्थिर नहीं था। उसके हाथ में हल्की हरकत थी। डॉक्टर ने कहा, दवाई असर कर रही है, धीरे धीरे सुधार है। रोहन ने पहली बार थोड़ा ध्यान से देखा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन वहीं कुछ देर खड़ा रहा। विनोद ने पूछा, क्या ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, समय लगेगा, लेकिन अब उम्मीद है। रोहन बाहर आ गया। कैंप में अब कुछ और बदलाव दिखने लगे थे। एक कोने में कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने टेंट ठीक कर रहे थे। कुछ लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अब यहाँ रहना आसान है, एक आदमी ने कहा। दोपहर के बाद रोहन को एक और काम दिया गया। नए लोगों को जगह दिखानी है। कैंप में अब भी लोग आ रहे थे। रोहन ने उन्हें टेंट दिखाया,
खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, सब समझाया। यहाँ रह सकते हो, काम करना होगा, उसने कहा। लोग सिर हिलाते थे। शाम तक कैंप में हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, बातचीत, बच्चों की आवाज, काम की आवाज। अब ये जगह सिर्फ राहत कैंप नहीं रही थी, यह एक चलती हुई व्यवस्था बन चुकी थी। शाम को रोहन और विनोद थोड़ी दूर बैठे। याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे, विनोद ने कहा। रोहन ने कहा तब कुछ भी नहीं था। और अब, विनोद ने पूछा। रोहन ने चारों तरफ देखा। गाड़ियां आ रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, खाना बन रहा है। अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसने कहा। रात होने से पहले गाड़ियां वापस आईं। सामान उतारा गया, कुछ नई चीजें भी आई थीं, दूध के पैकेट, दवाई, कुछ और जरूरी सामान। लोग लाइन में लगे और उन्हें बांटा गया। रोहन अपने टेंट में गया। उसकी माँ बैठी थीं। आज खाना अच्छा था, उन्होंने कहा। रोहन ने सिर हिलाया। विनोद भी अंदर आ गया। तीनों बैठकर खाना खाने लगे। अब उन्हें जल्दी नहीं थी, अब उन्हें भागना नहीं था। रात में कैंप में लाइटें जल रही थीं। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ अभी भी काम में लगे थे। रोहन टेंट के बाहर बैठा रहा। उसने देखा, अब कोई घबराहट नहीं है, कोई भाग नहीं रहा, सब अपने अपने काम में लगे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, अब लोग अगले दिन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ आज के बारे में नहीं। ये धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ लौटने जैसा था। और अब, ये सिर्फ जिंदा रहने की जगह नहीं थी, ये फिर से जीने की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद कैंप का स्वरूप और बदल चुका था। अब यहाँ सिर्फ अस्थायी इंतजाम नहीं था, बल्कि एक स्थायी व्यवस्था बनने लगी थी। गाड़ियों का आना जाना नियमित हो गया था। हर सुबह तय समय पर ट्रक बाहर जाते और शाम तक वापस लौट आते। डीजल अब सीमित मात्रा में सही, लेकिन लगातार मिलने लगा था। रोहन सुबह जल्दी उठकर सीधे गाड़ी वाले सेक्शन में पहुंच गया। अब वो सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहा था, बल्कि उसे जिम्मेदारी भी दी जाने लगी थी। आज तुम लोडिंग देखोगे, एक आदमी ने कहा। रोहन ने सिर हिलाया और काम में लग गया। हर बोरा गिना जा रहा था, हर सामान दर्ज हो रहा था। अब गलती की कोई जगह नहीं थी। जो व्यवस्था बनी थी, वह धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। विनोद अब पानी वाले सेक्शन में काम कर रहा था। वह टैंकर से पानी भरकर लोगों तक पहुंचा रहा था। अब तो काम बन गया है, उसने कहा। रोहन ने जवाब दिया, तभी सब चल रहा है। दोपहर तक 3 ट्रक निकल चुके थे, एक दवाई के लिए, एक खाने के लिए और एक शहर के अंदर सप्लाई देखने के लिए। कैंप में अब नए लोग कम आ रहे थे। जो आ रहे थे, उन्हें तुरंत जगह और काम मिल जाता था। दोपहर के बाद रोहन मेडिकल टेंट गया। करण अब बैठने की स्थिति में लाया गया था। उसके हाथों में हल्की हरकत थी और वह आंखें खोलकर इधर उधर देख रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब खतरा कम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। विनोद ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। कैंप के बाहर अब छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे थे। कुछ लोगों ने कैंप के पास ही छोटी दुकानें शुरू कर दी थीं। किसी ने चाय बनानी शुरू की, किसी ने बिस्कुट बेचने शुरू किए। कुछ लोग पुराने सामान की मरम्मत कर रहे थे। ये सब कब शुरू हुआ? विनोद ने पूछा। रोहन ने कहा, जब लोगों को यकीन हो गया कि अब सब खत्म नहीं है। शाम को रोहन को पहली बार एक ट्रक के साथ बाहर जाने का मौका मिला। तुम भी चलो, एक आदमी ने कहा। रोहन ट्रक में चढ़ गया। ट्रक शहर की तरफ चला। रास्ते में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। कुछ बाइक चल रही थीं, कुछ साइकिलें और कुछ जगहों पर छोटे वाहन भी दिखाई दे रहे थे। दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी थीं। ट्रक एक बाजार में रुका। अब वहां पहले जैसा डर नहीं था। कुछ दुकानों में सामान रखा था। लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे। रोहन ने चारों तरफ देखा। ये वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले सब बंद था। अब सब धीरे धीरे वापस आ रहा था। सामान ट्रक में भरा गया और ट्रक वापस कैंप की तरफ चला। रास्ते में कुछ स्कूल खुले दिखाई दिए। कुछ बच्चे बाहर खड़े थे। कुछ लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे।
रोहन ने ये सब देखा। कैंप वापस पहुंचकर सामान उतारा गया। अब काम जल्दी और आसानी से हो रहा था। हर कोई जानता था कि उसे क्या करना है। रात होने से पहले रोहन अपने टेंट में गया। विनोद और उसकी माँ वहां बैठे थे। करण भी अब टेंट में लाया जा चुका था। वह दीवार के सहारे बैठा था। रोहन उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विनोद ने कहा, अब शायद हमें वापस जाना चाहिए। रोहन ने पूछा, कहाँ? अपने शहर रायबरेली, विनोद ने कहा। रोहन ने कुछ देर सोचा। अब रास्ता खुल गया है, गाड़ियां चल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, विनोद ने कहा। अगले दिन सुबह रोहन ने ट्रक वाले से बात की। हमें रायबरेली जाना है, उसने कहा। ड्राइवर ने कहा, अब रास्ता खुल रहा है, जा सकते हो। रोहन ने तैयारी की। बैग अब हल्का था, लेकिन जरूरत का सामान था। करण अब खुद बैठ सकता था। तीनों ट्रक में चढ़ गए। ट्रक कैंप से बाहर निकला और शहर की तरफ बढ़ा। रास्ते में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। कुछ जगहों पर ट्रैफिक दिख रहा था। पेट्रोल पंप खुले थे, हालांकि लाइनें थीं, लेकिन काम हो रहा था। ट्रक रायबरेली की तरफ बढ़ता गया। शहर के बाहर पहुंचते ही रोहन ने देखा, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। ऑटो, बाइक, कुछ बसें भी। दुकानें खुली हैं। लोग अपने काम में लगे हैं। ट्रक शहर के अंदर पहुंचा। ये वही शहर था, लेकिन अब पहले जैसा लगने लगा था। रोहन, विनोद और उसकी मां नीचे उतरे। वे अपने मोहल्ले की तरफ चले। घर के सामने पहुंचकर रोहन रुका। दरवाजा बंद था, लेकिन घर वही था। उसने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गए थे। विनोद ने कहा, सब वापस आ गया। रोहन ने चारों तरफ देखा। सड़क पर आवाजें हैं, लोग हैं, गाड़ियां हैं। कुछ समय पहले जो सब रुक गया था, वह अब फिर से चलने लगा था। और अब जिंदगी वापस अपने रास्ते पर लौट रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या करते। और ऐसी ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।